बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8 की जो कार्य पुस्तिका है उसका पाठ 6 करेंगे, दहन और ज्वाला। तो अब ये पाठ नंबर 4 है, क्योंकि 2 पाठ अब के सेशन में कट गए हैं, तो अब ये पाठ 4 है। लेकिन आपकी कार्य पुस्तिका में ये पाठ 6 ही है। पाठ का नाम है दहन और ज्वाला। तो ये कार्य पुस्तिका का पाठ हम हल करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, तुम्हारे आसपास बहुत से ईंधनों का उपयोग होता है, क्या तुम जानते हो यह कौन कौन से हैं? इनकी सूची बनाओ। तो हमारे आसपास जो ईंधन हैं उनकी सूची बनानी है, उनके नाम लिखने हैं। तो यह लकड़ी, कोयला, एलपीजी, बायोगैस, गोबर के उपले, मिट्टी का तेल और सीएनजी। और अगर इनके अलावा आपको और भी पता है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। प्रश्न ब है, तुम्हारे घर में खाना बनाने के अलावा ईंधन का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है? भाई, ईंधन का उपयोग सिर्फ खाना बनाने के लिए थोड़ी किया जाता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए ईंधन का उपयोग किया जाता है, जैसे पानी गर्म करने के लिए, गैस चलाने के लिए। गैस चलाने का मतलब गैस चलाते हैं तो हमें कुछ और चीज़ गर्म करनी है, तो इसमें गैस चलाने के लिए भी ईंधन का उपयोग होता है। किसी वस्तु को जलाने में और आग जलाने में ईंधन का उपयोग किया जाता है। प्रश्न स है, तुम्हारे आसपास के लोग कौन कौन सा ईंधन काम में लेते हैं? हमारे आसपास में लकड़ी, एलपीजी, कोयला, उपले, केरोसिन, इन ईंधनों का उपयोग किया जाता है। इनके अलावा आप यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर इनके अलावा आपको कुछ और ईंधनों के नाम पता है। द है, जले हुए ईंधन से क्या तुम वापस नया ईंधन बना सकते हो? नहीं, जले हुए ईंधन की तो राख बन जाती है, उससे नया ईंधन नहीं बना सकते। प्रश्न 2 का ए है, दहन को एक रासायनिक प्रक्रम क्यों कहते हैं? भाई, जो रासायनिक प्रक्रम होता है उसमें कुछ नया पदार्थ बनता है। जैसे किसी चीज़ को जलाते हैं तो राख बन जाती है, या फिर जैसे पटाखे को फोड़ते हैं तो उसमें गर्मी निकलती है, ऊष्मा निकलती है, प्रकाश निकलता है और आवाज़ भी निकलती है। इसलिए दहन को रासायनिक प्रक्रम कहा जाता है, क्योंकि उनमें नए पदार्थ बनते हैं। दहन में नया पदार्थ जैसे ऊष्मा, प्रकाश, धुआं, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर राख आदि बनते हैं, इसलिए यह रासायनिक प्रक्रम है। प्रश्न ब है, दहन से कौन कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? दहन से ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न होती है, प्रकाशीय ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा मतलब हीट, जैसे गर्मी, जो गर्मी निकलती है उसमें ऊष्मीय ऊर्जा निकलती है, और प्रकाश मतलब लाइट निकलती है, और आवाज़ भी निकलती है, जैसे पटाखे को फोड़ते हैं तब निकलती है, या फिर आग को जलाते हैं तब गर्मी निकलती है और प्रकाश उत्पन्न होता है। स है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले दहन का उदाहरण लिखो। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जब मैग्नीशियम की क्लोरीन गैस के साथ क्रिया होती है तो उसमें जो दहन होता है, मतलब मैग्नीशियम का क्लोरीन गैस की उपस्थिति में जो दहन होता है वह ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। यह दहन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। इसके बाद है प्रश्न 3, नीचे कुछ ईंधनों के नाम दिए गए हैं, तुम इनमें से ठोस, द्रव और गैस ईंधनों को छांटो। तो ये नाम दिए गए हैं, जैसे लकड़ी, केरोसिन, लकड़ी का कोयला यानी चारकोल, एलपीजी, सीएनजी, पेट्रोल, कृषि अपशिष्ट, डीजल, बायोगैस और गोबर के उपले। ये ईंधनों के नाम दिए गए हैं। इनमें से हमें ठोस ईंधन, द्रव ईंधन और गैस ईंधन छांटने हैं। तो इनमें देखिए, लकड़ी, चारकोल ये तो ठोस ईंधन है, गोबर के उपले ये भी ठोस हैं, कृषि अपशिष्ट ये भी ठोस हैं, और केरोसिन, पेट्रोल, डीजल ये द्रव ईंधन है, एलपीजी, सीएनजी और बायोगैस ये गैसीय ईंधन है। प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न 1 के बॉक्स में दिखाए गए सभी पदार्थ दाह्य पदार्थ हैं, मतलब ये हैं ये सभी जल जाते हैं, मतलब दाह्य पदार्थ हैं, परंतु सभी ज्वलनशील नहीं हैं। तो देखिए, ज्वलनशील और दाह्य पदार्थ में काफ़ी अंतर होता है। ज्वलनशील जैसे पेट्रोल या फिर एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, डीजल, केरोसिन ये ज्वलनशील पदार्थ हैं, क्योंकि जैसे ही इसमें थोड़ी सी आंच लगाई जाती है, थोड़ी सी माचिस की तीली लगाई जाती है तो ये बहुत तेज़ी के साथ जलते हैं। तो इनमें से ज्वलनशील पदार्थ छांटो। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है, जैसे एलपीजी, बायोगैस, पेट्रोल, डीजल, सीएनजी ये ज्वलनशील पदार्थ हैं, जबकि लकड़ी, चारकोल, गोबर के उपले, कृषि अपशिष्ट ये ज्वलनशील पदार्थ नहीं हैं, ये दाह्य पदार्थ हैं, मतलब ये जलते हैं लेकिन इतनी तेज़ी के साथ नहीं जलते हैं। तो ये जो हमने छांटे हैं ये इन्हें ज्वलनशील क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका ज्वलन ताप बहुत कम होता है और ये ज्वाला के साथ जलते हैं और आसानी से आग पकड़ लेते हैं, इसलिए इन्हें ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं।
प्रश्न ब है, दहन के लिए वायु आवश्यक है, एक गतिविधि के माध्यम से बताओ। भाई जब भी कोई चीज़ जलती है तो उसके लिए वायु काफ़ी आवश्यक होती है। तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक मोमबत्ती को जलाओ। अब एक कांच का गिलास इसके ऊपर उल्टा रख दो। हम देखते हैं कि मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि गिलास में उपस्थित वायु समाप्त हो जाती है और मोमबत्ती बुझ जाती है, क्योंकि जो गिलास था उसके अंदर जितनी भी वायु थी वो मोमबत्ती के जलने में यूज हो गई है और मोमबत्ती बुझ जाती है। इससे सिद्ध होता है कि दहन के लिए वायु आवश्यक है। और अगर हम गिलास को उल्टा नहीं रखते तो उसको वायु मिलती रहती मोमबत्ती को और वो मोमबत्ती जलती रहती। अब हमने गिलास उसके ऊपर उल्टा करके रख दिया है तो उसमें जितनी वायु थी गिलास में वो मोमबत्ती ने यूज कर ली और फिर मोमबत्ती बुझ जाती है। प्रश्न 6 है, जब किसी व्यक्ति के कपड़े आग पकड़ लेते हैं तो तुम उसे बुझाने के लिए व्यक्ति को कंबल से क्यों ढक देते हो? क्योंकि जो कंबल होता है उसको ढकने से ऑक्सीजन का संपर्क व्यक्ति से कट जाता है और ऑक्सीजन की आपूर्ति कट जाती है और आग बुझ जाती है। देखिए जैसे ही मान लीजिए ये लकड़ियाँ हैं, इसमें अगर आग लगती है तो देखिए आग लगने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, तो ये ऑक्सीजन इसको मिलती रहती है तो आग जलती रहती है। लेकिन अगर इसको आग को बुझाना है तो ये ऑक्सीजन को कट करना होता है यहाँ से। तो अगर किसी भी व्यक्ति के कपड़ों में आग लग जाती है तो उसके ऊपर ये कंबल अगर हम डाल देते हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन ईजीली इसको मिल नहीं पाएगी और ऑक्सीजन का संपर्क इस आग से कट जाएगा और आग बुझ जाती है। प्रश्न 7 है, आजकल निरापद माचिस में सफ़ेद फास्फोरस के स्थान पर लाल फास्फोरस का प्रयोग क्यों होने लगा है, इसका क्या कारण है? क्योंकि जो सफ़ेद फास्फोरस होता है वो बहुत ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है और उसके कारण थोड़े से घर्षण से ही प्रज्वलित हो जाता है, बहुत तेज़ी से आग जलने लग जाती है। इसे माचिस उद्योग में जो काम करते हैं, मतलब माचिस जो बनाते हैं वहाँ पर जो फैक्ट्री जो होती हैं उनमें जो काम करते हैं वो लोग और जो माचिस को उपयोग करते हैं उन दोनों के लिए खतरनाक होता था। इसलिए सफ़ेद फास्फोरस की जगह लाल फास्फोरस का यूज किया जाने लगा है। प्रश्न 8 है, तुमने फायर ब्रिगेड की गाड़ी अवश्य देखी होगी, जो आग बुझाने वाली गाड़ी है वो आपने अवश्य देखी होगी। फायरमैन आग को बुझाने के लिए पानी का प्रयोग करते हैं। पानी के प्रयोग से आग क्यों बुझ जाती है? पानी ज्वलनशील पदार्थ होता है और पानी ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा कर देता है। मतलब जो जिसमें आग लगी हो, ज्वलनशील पदार्थ मतलब जिसमें तेज़ी से आग लगी हो, उनको उनके तापमान को वो ठंडा कर देता है, जिससे उनका ताप उनके जलन ताप से कम हो जाता है। साथ ही जलवाष्प बनकर ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति रुक जाती है और आग बुझ जाती है। तो देखिए हमने पढ़ा था कि किसी भी चीज़ को जलने के लिए एक तो ऑक्सीजन ज़रूरी होती है और अगर उस वस्तु का या उस चीज़ का तापमान अगर जलन तापमान के बराबर है तो भी वो चीज़ जलने लग जाएगी। लेकिन इसके तापमान को अगर जलन ताप से कम कर दिया जाए तो ये जलेगा नहीं। फिर तो पानी जैसे इसके ऊपर डाला जाता है तो इसका तापमान कम हो जाता है जलन ताप से और वो आग बुझ जाती है। और ऊपर से जब इसके ऊपर पानी डाला जाता है तो भाप बनती है और ये जो पानी की बूंदें जो हैं ये ऑक्सीजन के संपर्क को इससे कट कर देती हैं और तब भी आग बुझ जाती है। प्रश्न ब है, क्या पानी से सभी प्रकार की आग बुझाई जा सकती है? यदि नहीं तो आग बुझाने के लिए अन्य कौन कौन से पदार्थों का प्रयोग किया जाता है और इनसे किस प्रकार की आग को बुझाया जाता है? तो पानी से सभी प्रकार की आग को नहीं बुझाया जा सकता, क्योंकि तेल में जो आग लगती है या फिर बिजली के उपकरणों में आग लगती है, बिजली के तारों में आग लगती है या बिजली की कोई भी चीज़ है उसमें आग लगती है तो उसे पानी से नहीं बुझाया जाता। उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट या पोटासियम बाइकार्बोनेट के पाउडर से उसको बुझाया जाता है। तो क्योंकि सोडियम बाइकार्बोनेट और पोटासियम कार्बोनेट के जो पाउडर होता है उससे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और उससे फिर ऐसी आग को बुझाया जाता है जो कि तेल में या फिर विद्युत के उपकरणों में लगी होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जो होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। अगर हम पानी से विद्युत उपकरणों में या फिर तेल में, मान लीजिए पहले तेल वाले देखते हैं, ये मान लीजिए तेल है और इसमें मान लीजिए आग लगी है और इसके ऊपर अगर हम पानी डालते हैं तो ये जो तेल होता है वो तो पानी से हल्का होता है, तो पानी ये जो तेल है वो ऊपर आता जाएगा और पानी यहाँ पर नीचे
यहाँ पर नीचे चला जाएगा और जैसे जैसे ये तेल ऊपर आएगा तो ये बाहर निकलने लग जाएगा। इसके साथ जो आग है वो भी बाहर निकल जाएगी, क्योंकि आग तेल में लगी है तो वो भी बाहर निकल जाएगी और आग फैलती रहेगी। और इसी तरह अगर विद्युत उपकरणों में आग लगी है और उसे पानी से बुझाएंगे तो आग बुझाने वाले को झटका लग सकता है, क्योंकि जो पानी होता है वो विद्युत का अच्छा चालक होता है। इसलिए ऐसी आग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ही बुझाया जाता है। प्रश्न 9 है, कुछ पदार्थ लो या ज्वाला के साथ जलते हैं और कुछ पदार्थ बिना लो या ज्वाला के साथ जलते हैं। निम्न पदार्थों को इसी प्रकार से वर्गीकृत करने का प्रयास कीजिए। जैसे लकड़ी, कोयला, मोमबत्ती, एलपीजी, मिट्टी के तेल का लैंप। तो इसमें से जो लो के साथ पदार्थ जलते हैं वो है लकड़ी, मोमबत्ती, एलपीजी, मिट्टी का तेल, और बिना लो के साथ जो जलते हैं वो है कोयला। ऐसा क्यों होता है कि कुछ पदार्थ ज्वाला के साथ जलते हैं या लो के साथ जलते हैं और कुछ नहीं? क्योंकि कुछ पदार्थों के दहन से पदार्थ वाष्पित होकर ऊपर उठते हैं। मतलब जैसे मोम है, मोम को अगर जलाया जाता है तो मोम जो है वो भाप बनकर ऊपर उठता है। तो ऐसे पदार्थों की तो लो बनती है और वो आग पकड़ते हैं तो ज्वाला के साथ जलते हैं। लेकिन ऐसे पदार्थ जिनको जलाया जाता है तो वो वाष्पित नहीं होते हैं, तो वो लो के साथ नहीं जलते। जैसे कोयला लो के साथ नहीं जलता है, क्योंकि उसमें उसके जो कण होते हैं वो वाष्पित नहीं होते, वाष्प नहीं बनते हैं। प्रश्न 6 है, एलपीजी व मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान से देखो, दोनों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देते हैं? एलपीजी की ज्वाला नीली होती है और इसकी ज्वाला के अलग अलग क्षेत्र नहीं बनते, जबकि मोमबत्ती की ज्वाला पीली होती है और उसके विभिन्न क्षेत्र आसानी से दिखाई देते हैं। जो एलपीजी होती है वो नीले रंग की ज्वाला देती है और जो मोमबत्ती की ज्वाला होती है उसके 3 क्षेत्र होते हैं, आंतरिक क्षेत्र, मध्य क्षेत्र और बाह्य क्षेत्र, जो कि अगर मोमबत्ती की ज्वाला को देखा जाए तो आसानी से दिख जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 10 है, मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाओ और इसके विभिन्न क्षेत्रों को नामांकित करो। तो ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र बनाया है। तो इसमें जो ये आंतरिक क्षेत्र है, जो सबसे अंदर का भाग होता है वो काला होता है, बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग, क्योंकि इसमें बिना जले मोम के कण होते हैं इसलिए काला दिखाई देता है। इसके बाद जो दूसरा भाग है, ये वाला जो भाग है ये पीला होता है, इसे मध्य भाग कहते हैं। और ये आंशिक दहन वाला भाग है, क्योंकि इसमें मोम जो है वो थोड़ा बहुत जलने लग जाता है और इसमें जो कार्बन कण होते हैं, अर्धजले कार्बन कण होते हैं, वो जब ऊपर उठते हैं तो आग के कारण चमकने लग जाते हैं और हमें ये क्षेत्र पीला दिखाई देता है। और जो लास्ट का क्षेत्र है, जो बिल्कुल बाह्य क्षेत्र है, वो है पूर्ण दहन वाला क्षेत्र, ये नीला दिखाई देता है। जब मोम का पूर्ण दहन होता है, ऑक्सीजन उसको पूरी तरह से बाहर से देखिए इजीली इसको मिल जाती है, तो वो पूरी तरह से जलता है और पूरी तरह से जलने के कारण उसका रंग नीला दिखाई देता है और ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है। तो देखिए पूर्ण दहन के कारण ये सबसे गर्म क्षेत्र होता है और जो बीच का क्षेत्र होता है वो कम गर्म होता है, इससे कम गर्म होता है, और लेकिन जो आंतरिक भाग होता है उससे ज़्यादा होता है। और जो आंतरिक भाग होता है वो सबसे कम गर्म क्षेत्र होता है। तो इस तरह से ये मोमबत्ती की ज्वाला का चित्र है। इसकी आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बार बार अपनी नोटबुक में बनाइए, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न 2 है, मोमबत्ती की ज्वाला को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पूर्ण दहन का बाह्य क्षेत्र तो ये नीला होता है और ये सबसे गर्म भाग होता है, तो यहाँ से हमने इसको मिलाया और यहाँ से इसको मिला दिया है। आंशिक दहन का मध्य क्षेत्र, आंशिक दहन वाला मध्य क्षेत्र पीला होता है और ये कम गर्म होता है। बिना जली मोमबत्ती का सबसे आंतरिक भाग जो कि काला होता है और ये सबसे कम गर्म होता है। कुछ ईंधन अन्य ईंधनों की अपेक्षा सस्ते होते हैं, परंतु सभी सस्ते ईंधन आदर्श नहीं माने जाते। ऐसा क्यों? क्योंकि सस्ते तो होते हैं लेकिन वो इन आदर्श ईंधन की सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते, मतलब उनसे ऊष्मा अधिक नहीं निकलती है। क्या पता उनको लाने ले जाने में आसानी ना हो। जैसे मान लीजिए हम लकड़ी लेते हैं, अगर लकड़ी को लाया जाता है तो बहुत सारी लकड़ी को हम ऐसे ही नहीं ला सकते, उसके लिए किसी गाड़ी वगैरह में रख कर ही लाया जाता है। उसको लाना ले जाना आसान नहीं है और फिर जब घर में लाया जाता है तो उसके लिए काफ़ी जगह चाहिए रखने के लिए, और जब इनको जलाया जाता है तो उसमें राख भी निकलती है और इतने ज़्यादा हीट भी नहीं निकलती है। तो इस तरह से ये एक आदर्श ईंधन नहीं है। तो आदर्श ईंधन वही है जो आदर्श ईंधन की सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। तो लकड़ी वैसे तो सस्ती होती है लेकिन आदर्श नहीं है, क्योंकि ये आदर्श ईंधन की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सभी सस्ते ईंधन आदर्श ईंधन नहीं माने जा सकते।
प्रश्न 12 है, लकड़ी को ईंधन के रूप में जलाना गलत है, कोई 3 कारण लिखो। क्योंकि एक तो इसका ऊष्मीयमान कम होता है, मतलब अगर हमें कोई कुछ चीज़ गर्म करनी है या कोई चीज़ इसके ऊपर पकानी है तो हमें बहुत ज़्यादा लकड़ियाँ यूज़ करनी पड़ेंगी, तब वो बनेगी। इसको जलाने से प्रदूषण भी होता है, इसके जलने पर अधिक अवशेष भी बनता है, मतलब राख वगैरह या कार्बन वगैरह ज़्यादा बनता है। कार्बन कण उत्पन्न होते हैं और धुआं भी उत्पन्न होता है। प्रश्न 13 है, कारण बताओ। कोयले और डीजल का दहन अम्ल वर्षा का कारण बनता है, क्योंकि जब कोयला और डीजल जलता है तो उससे सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं, जो वर्षा के पानी के साथ मिलकर अम्लीय वर्षा का कारण बनते हैं, और अम्लीय वर्षा बहुत ही हानिकारक होती है। प्रश्न 2 है, लकड़ी, कोयला और पेट्रोल के जलने से उत्पन्न होने वाली गैसें श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करती हैं, क्योंकि इनके जलने से कार्बन के बिना जले कण बनते हैं। जब लकड़ी, कोयला या पेट्रोल को जलाया जाता है तो उनके जलने से कार्बन के बिना जले कण बनते हैं, और वो सांस के साथ हमारे फेफड़ों में चले जाते हैं और हमें सांस संबंधी रोग उत्पन्न करते हैं। प्रश्न 6 है, मोटर वाहनों में सीएनजी अब डीजल और पेट्रोल का स्थान ले रही है, क्योंकि सीएनजी सल्फर व नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन अल्प मात्रा में करती है, जबकि डीजल और पेट्रोल अधिक मात्रा में सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइडों का उत्पादन करती हैं, जो कि खतरनाक वायु प्रदूषक होते हैं। प्रश्न 10 है, उस कमरे में नहीं सोना चाहिए जिसमें जलते या सुलगते कोयले की आग हो। एक तो कमरा बंद हो जाता है, ऊपर से उसमें कोयला अगर जलाया जाता है तो उसका अपूर्ण दहन होता है, मतलब उसको पूरी तरह से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अत्यंत विषैली होती है, जिससे कमरे में सो रहे लोगों की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि जो ये गैस है ये सांस के साथ हमारे अंदर जाएगी और हमारे हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्शन कर लेती है, जिससे हमारा दम घुटने लग जाता है, और अगर ऐसे कमरे में जो भी सोता है उसकी मृत्यु भी हो सकती है। यह कागज़ को जलाने पर पीली ज्वाला उत्पन्न होती है। इसकी ज्वाला में बिना जले कार्बन कण उत्पन्न होते हैं। ये कण ज्वाला के साथ उठते हैं और गर्म होकर चमकते हैं, जिससे ज्वाला पीली दिखाई देती है। प्रश्न रे, माचिस की तिल्ली को जलाने के लिए उसे खुरदरी सतह पर रगड़ना पड़ता है, क्यों? क्योंकि माचिस की तिल्ली को अगर उसकी खुरदरी सतह पर रगड़ते हैं तो उससे घर्षण उत्पन्न होता है, और घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, और ऊष्मा उत्पन्न होने से तिल्ली को थोड़ा सा ताप मिलता है, और तिल्ली का जो ताप है उसके ज्वलन ताप तक पहुंच जाता है और तिल्ली जलने लग जाती है। प्रश्न ले, बत्ती वाले स्टोव को केरोसिन जलने पर नीली ज्वाला देता है। बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन जलने पर नीली ज्वाला देता है, जबकि लैंप में जलने पर पीली ज्वाला देता है। देखिए, बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन को अगर जलाया जाता है तो उसकी ज्वाला नीली होती है, क्योंकि उसमें पूर्ण दहन हो जाता है, उसको ऑक्सीजन इजीली मिल जाती है। मान लीजिए जो स्टोव होता है, स्टोव जो जलाते हैं उसमें अगर जलाते हैं तो उसकी ज्वाला नीली होती है, क्योंकि उसको चारों तरफ से वायु इजीली मिलती रहती है, जबकि लैंप में जलने पर ज्वाला पीली देती है, क्योंकि लैंप में अगर इसको जलाया जाता है तो उसको पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और इसका अपूर्ण दहन होता है, मतलब पूर्ण दहन नहीं हो पाता, और ये ज्वाला पीली बनती है, क्योंकि स्टोव में जलाने पर उसे पर्याप्त ऑक्सीजन की आपूर्ति होती रहती है, जबकि लैंप में कांच ढका होने के कारण उसे ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं मिल पाती और पूर्ण दहन नहीं हो पाता और ज्वाला पीली बनती है। प्रश्न 14, सही व गलत कथनों का चयन करो, गलत कथनों को सही करके लिखो। ज्वलन ताप वह निम्न ताप है जिस पर दाह्य पदार्थ आग नहीं पकड़ता, तो ये गलत है, आग पकड़ लेता है। और ब है, ज्वाला वह दीप्त क्षेत्र है जिसमें दाह्य गैसीय पदार्थों के दहन से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है, तो यह सही है। कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, तो यह सही है। द, अम्ल वर्षा भवनों और मृदा के लिए लाभदायक होती है, नहीं, यह गलत है। विद्युत उपकरणों एवं तेलों में लगी आग को नियंत्रित करने के लिए जल का उपयोग किया जाता है, तो ये गलत है। विद्युत उपकरणों और तेलों में जो आग लगती है उसको कार्बन डाइऑक्साइड से नियंत्रित किया जाता है, तो यह गलत है। कोयले के अपर्याप्त वायु की उपस्थिति में जलने से केवल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है, तो यह सही है, क्योंकि जो कोयला जलता है उसमें जो कार्बन मोनोऑक्साइड काफ़ी मात्रा निकलती है, और भी गैसें थोड़ी थोड़ी निकलती हैं, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए यह बहुत सही है कि कोयले के अपर्याप्त उपस्थिति में से केवल कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होती है। प्रश्न ल है, पोलर प्रभाव के कारण ध्रुवीय बर्फ अधिक मात्रा में पिघलती है, तो यह भी सही है। सही विकल्प चयन करो। निम्न में किसका ज्वलन ताप सबसे कम है, तो पेट्रोल
केरोसिन, कोयला और एलपीजी। तो यहाँ पर आएगा एलपीजी है, क्योंकि यह सबसे जल्दी आग पकड़ती है। अब वह है पदार्थों में से किसका कैलोरीमान सबसे अधिक है। भी कोई वस्तु जलती है सबसे ज़्यादा ऊष्मा किससे मिलती है, होती है उसका कैलोरीमान। ऑप्शन है एलपीजी, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और गैस। तो इसमें आएगा हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन को जलाया जाता है तो ज़्यादा ऊष्मा मिलती है। प्रश्न 6 है, प्राकृतिक ईंधन कौन सा है। प्राकृतिक ठोस ईंधन, एक तो ठोस होना चाहिए, एक प्राकृतिक होना चाहिए। तो ये ऑप्शन है कोयला, एलपीजी और केरोसिन। कोयला इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये भी द्रव है, ये भी द्रव है और कोक कोयले के प्रसंस्करण बनता है। तो इसका उत्तर आएगा है। प्रश्न 10 है, इनमें से कौन सा पदार्थ जलने पर प्रदूषण रहित वातावरण देगा। गोबर, उपले, केरोसिन, लकड़ी या फिर बायोगैस। तो ये आएगा बायोगैस, प्रदूषण रहित। अम्लीय वर्षा निम्न में से किस कारण होती है। तो अम्लीय वर्षा सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइडों के कारण होती है। तो ये आएगा। तो यहाँ तक ये वाला पाठ खत्म होता है। अब हम अगले वीडियो में अगला पाठ करेंगे। अगर आपको समझ आ गया है प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड लाइक। कुछ समझ नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।